आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, पैथोजन को ग्रो होने के लिए, डिजीज कॉज करने के लिए क्या क्या ऐसे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। Growth of organism is influenced by some physical and chemical factors. Physical factors में आ जाता है temperature, pH, osmotic pressure, hydrostatic pressure and radiations. ठीक है, ये कुछ factors हैं जो कि उसके growth और metabolic rate को जो है affect करते हैं। और फिर जो है ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉजिंग पावर, डिजीज को भी जो है अफेक्ट करते हैं कि वो डिजीज कॉज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ केमिकल फैक्टर्स है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर that determines the rate of growth, multiplication, survival, and death of all the organisms. High temperature can damage microbes, denature enzyme, transport carriers, and proteins. Microbial membrane is disrupted by temperature extremes. At very low temperature, membrane also solidify and do not function properly. Besides, enzymes also do not perform their activity. ठीक है, तो टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्योंकि अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक डिफाइंड टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर इनकी एक्टिविटी जो है, इनका मेटाबॉलिक रेट जो है, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उस टेम्परेचर पर ठीक से हो रही है। वो टेम्परेचर या तो कम हो जाए तब भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, या फिर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो है ज़्यादा हो जाए तो उसके जो एंजाइम्स, उसके जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपनी जो है एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, तीन तरह के टेम्परेचर्स हैं, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। मिनिमम टेम्परेचर इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, लो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी रेंज है कि वो 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ग्रो हो सकता है। ठीक है, अब उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पर वो ग्रो हो सकता है, जिस पर अपनी प्रॉपर एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता है, वो क्या होगा, 20 तक होगा। 20 से कम और टेम्परेचर जाएगा तो वो फिर उसकी स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ, या फिर वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उसका जो है मिनिमम टेम्परेचर है। फिर आ जाते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे। मैक्सिमम इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म जो कि 20 to 40 की रेंज में आ रहा है, वो मैक्सिमम 40 तक जाकर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसका मेटाबॉलिक रेट जो है सही चलेगा। उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ एंजाइम डीनेचुरेशन, बिकॉज ऑफ सेल कंपोनेंट्स डीनेचुरेशन। क्योंकि हाई टेम्परेचर पर कुछ ही कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके वर्क कर रहे होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स जो है वो हाई एंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह जो है हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। फिर आ जाते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर है जिस पर ऑर्गेनिज्म अब सबसे ज़्यादा इसकी हाई ग्रोथ होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है मतलब ये एक वो रेंज है, इट इज द रेंज बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच द मोस्ट
रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकर, ठीक है। सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी ऑर्गेनिज्म की इसी टेम्परेचर पे होगी। और अगेन ये वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, इट इज़ द रेंज विच इज़ बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब ये रेंज जो होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स पे ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो ये रेंज होती है वो बहुत कम होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ टाइफस रिकेट्सिया की बात की गई है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज इन द रेंज ऑफ 32 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 32 टू 38 डिग्री के सेंटीग्रेड के दरमियान जो है ये ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है, यानी बहुत कम रेंज है इसकी ग्रोथ की। इसका ग्रोथ टेम्परेचर रेंज जो है बहुत कम है, 32 से 38 तक जो है ये सरवाइव कर सकता है। अगर जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, या फिर 38 से ज़्यादा 39 हो जाता है तो वहीं ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स वगैरह डीनेचर हो जाएंगे और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनकी ये कार्डिनल रेंज जो होती है वो बहुत कम होती है। इसी तरह से राइनो वायरसेस की बताई हुई 33 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये ग्रो हो सकते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकती है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। लाइक ऐसे स्ट्रेन्स भी आ जाते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस में जो कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ग्रो हो जाते हैं। मतलब स्लो होगा उनका मेटाबॉलिक रेट, लेकिन वो वहाँ पर भी सरवाइव कर रहे होंगे। और फिर कुछ ऐसे भी हैं 46 लाइक 30 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड की इनकी रेंज है, जिसमें ये डिफरेंट स्ट्रेन्स, इसकी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की डिफरेंट स्ट्रेन्स जो है सरवाइव करती हैं। इसी तरह से एंटेरोकोकस भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कार्डिनल रेंज काफ़ी ज़्यादा है। इट कैन सर्वाइव बिटवीन 0 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो कार्डिनल या ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होगी। Some can survive longer and others cannot, ठीक है। तो यहाँ आ जाते ये इसी इन्हीं टेम्परेचर को जो है ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। मिनिमम टेम्परेचर ये रेंज होगी जिसमें जो है ये वो रेंज होगी जहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर सकता है, लेकिन स्लो रेट होगा और एक्टिविटी होगी लेकिन कम होगी। फिर आ जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर जहाँ पर ऑर्गेनिज्म बस इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके बाद ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो सकती है। और बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रेंज इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है जी। इसी तरह से टेम्परेचर की बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स: साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड हाइपरथर्मोफाइल्स, ठीक है। अब ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? साइक्रोफाइल्स की बात की जाए, द साइक्रोफाइल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय नेल्सन। एक्सट्रीम ऑर्गेनिजम्स है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में ऑसिलेटोरिया, क्लेमाइडोमोनास, मिथेनोजेनम्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि इस रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। 10 से 12 होगा, 11 होगा ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं मीजोफाइल्स। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो मीजोफाइल्स होते हैं, ठीक है। मीजोफाइल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये मीजोफाइल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे भी ग्रो हो रहे होते हैं, और इनकी भी जो है टेम्परेचर रेंज या कार्डिनल रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दे बेस्ट ग्रो एट द मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 20 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इनकी ये जो रेंज है ये बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा
मिलती जुलती है, तो ये बॉडी टेम्परेचर पर ग्रो हो सकते हैं एंड कैन कॉज डिफरेंट डिजीजेस। इसकी एग्जांपल में इकोलाई, सूडोमोनास, इसके अलावा स्ट्रेप निमोनी वगैरह सब आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं थर्मोफाइल्स। द टर्म derived from Greek word thermoteta means heat, philia means love। ठीक है, they are heat loving organisms। They are able to grow at 50 degree centigrade or higher। ठीक है, thermophiles हैं, it means they can resist the high temperature। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ग्रो हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में थर्मस एक्वाटिकस, जियोजिगामा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हाइपरथर्मोफाइल्स। इट इज डिस्कवर्ड दे वर डिस्कवर्ड बाय थॉमस ब्रूक इन 1965। और ये भी जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ग्रो हो सकते हैं। लाइक जो हमारे थर्मोफाइल्स थे वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है सरवाइव कर सकते थे, जबकि ये जो है 80 टू 113 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स को लेबोरेटरी में जब ग्रो करना होता है तो ये ऑर्गेनिजम्स थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। तो इनको ग्रो करने के लिए यूजुअली जो है ऑटोक्लेव यूज किया जा रहा होता है कि ऑटोक्लेव में ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे। इसी तरह से जो एक्सट्रीमली हमने जो साइक्रोफाइल्स के बारे में पढ़ा था, इनको भी ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर ग्रो हो रहे थे। तो इनके लिए जिस जिस लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो वहां पर फिर टेम्परेचर भी ऐसा ही रखना होता है। ठीक है, तो पूरा रूम टेम्परेचर अगर इस तरह का होगा, अगर 0 to 10 की रेंज में होगा तो इनको ग्रो किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे ही रूम टेम्परेचर स्टार्ट होता है तो ये ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो जाती है। तो इनको हैंडल करना, इनको आइसोलेट करना, इनको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है दैट इज पीएच। सो पीएच क्या है? पीएच एक रेंज है जो कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को जो है मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये स्केल जो है फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होके 14 तक जाता है। जितना जो है सॉल्यूशन का पीएच 7 to 0 की रेंज में आएगा, इट मीन्स द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और अगर जो इसका सॉल्यूशन का जो रेंज है वो 7 to 14 की रेंज में आएगा, तो इट मीन्स द सॉल्यूशन कैन बी अ बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज negative logarithm of hydrogen ion concentration। Microbial growth is strongly affected by pH of the medium। ठीक है, इट इज pH, अगर pH रेंज चेंज हो रही है तो वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर। ड्रास्टिक वेरिएशन इन साइटोप्लाज्मिक pH disrupt the plasma membrane and inhibit the activity of enzymes, membrane transport proteins। ठीक है, अगर pH रेंज चेंज हो जाती है तो फिर अगेन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो अफेक्ट होगी। वो अफेक्ट होगी तो ऑर्गेनिज्म डाई हो सकता है। अच्छा जी, ये pH के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से ग्रुप्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं? एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, एल्केलोफाइल्स। एसिडोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ग्रो एट pH 5। ठीक है, pH रेंज बिटवीन 0 to 5 डिग्री 5.5 तक जो है ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। या लाइक यूग्लिना जो है 0 to 1 डिग्री 1 pH पर जो है ये ग्रो हो सकता है। थर्मोप्लाज्मा आ जाता है 1 to 2 में आ जाता है। मतलब ये एक्सट्रीम, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स है, लाइक एक्सट्रीम हाई एसिडिटी पे भी ये ग्रो हो सकते हैं। लाइक
0 to 1 pH बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 1 to 2 भी जो है बहुत एसिडिक में आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं फेरोप्लाज्मा, थायोबैसिलस, सल्फो, अच्छा मोल्ड एंड यीस्ट। कुछ फंजाई, मोल्ड और यीस्ट भी, जैसे कि पिकल्स में भी आपने अक्सर देखा होगा कि पिकल्स जो होते हैं वो उसमें मतलब वो जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है पिकल में भी जो है मोल्ड एंड फंगस जो है ग्रो होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि फंगस तो वैसे ही उसको जो है क्या नाम है मॉइस्ट एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जिनको जो है वैसे तो फंजाई होता ही मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो है, लेकिन इनको जो है ये मतलब एसिडोफाइल्स या एसिड लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन होता है वहाँ मोल्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो इनमें आ जाते हैं। उसके बाद यूग्लिना और थर्मोफिलस, इनमें से भी कुछ एल्गल एल्गा हैं जो कि इस टेम्परेचर पर, ये इस पीएच पर जो है ग्रो हो सकते हैं। They are able to grow best at pH above अल्कलोफाइल्स की बात हो रही है। बेसिसिटी मीनिंग कि अगर कोई जो सॉल्यूशन है या आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो सकते हैं उनको हम अल्कलोफाइल्स कहेंगे, ठीक है। बेस्ट ग्रो इन द रेंज ऑफ 8 pH, ठीक है। इनकी जो रेंज होगी 7 to 14 के दरमियान भी ग्रो हो जाएंगे। फिर इनमें भी जो है कुछ ऐसे होंगे जो कि एक्सट्रीमली जो है एल्कलोफाइल्स होंगे जो कि 14 pH पर भी ग्रो हो रहे होंगे, लाइक थर्मोकोकस एल्कलोफाइल्स। फिर न्यूट्रोफाइल्स, इसी तरह से एसिडोफाइल्स की एक एग्जांपल में आप हेलिकोबैक्टर भी ले सकते हैं। हेलिकोबैक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टमक स्टमक में सरवाइव कर जाता है, जबकि आपको पता होगा कि स्टमक में जो है एक एसिड होता है, HCl होता है, लेकिन वहाँ पर भी ये ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर रहा होता है बिकॉज इट हैज सर्टेन एंजाइम जिनको यूटिलाइज करता हुआ वो ये जो है हाई एसिडिटी में जो है सरवाइव कर रहा होता है। न्यूट्रोफाइल्स, अगेन न्यूट्रोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि 5 to 8 की रेंज में ग्रो हो सकते हैं, लाइक ऑप्टिमम pH 7 होगा तो उसमें भी जो है ये ग्रो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर अगेन ये वो ज़्यादातर वही ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो मीजोफाइल्स या रूम टेम्परेचर पे ग्रो हो रहे होते हैं। ई कोलाई, लाइक सूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस नहीं आएगा इसमें, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स में आता है। फिर आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूट फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट ले लो या आप सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर जो होगा उसका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक सॉल्यूशन है जिसको हम आइसोटोनिक कह रहे हैं, एक सॉल्यूशन है जिसको हम जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं, अदर को हम कह रहे हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। हम इसको क्यों कह रहे हैं? होता ये है कि जब आप सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो बहुत सारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके अटैच, वीक बॉन्ड्स बना के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि अटैच नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए और एज अ फ्री मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों बैलेंस होंगे, जबकि हाइपोटोनिक जो होगा उसमें क्या होगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होगी और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से हाइपरटोनिक जो होगा,
सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट की, सॉल्ट या शुगर आप कह लो, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अब ये तीन तरह के ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें अगर हम अपने माइक्रोबियल सेल को इनोकुलेट करते हैं तो उसकी, हमारा माइक्रोबियल सेल जब उसके अंदर जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है कुछ क्या कह सकते हैं कि अफेक्ट होता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है अफेक्ट होता है। किस तरह से कि जब ऐसे सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने ऑर्गेनिज्म को डाला, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और अदर दूसरे डिसॉल्व मॉलिक्यूल सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम, तो वहां पर अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने अपना माइक्रोब या सेल जो है इनॉकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर कोई खास अफेक्ट नहीं होगा, ना तो वो श्रिंक होगा, ना तो वो रस्ट होगा, तो वो वहां बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरह से अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो क्या होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फ्री पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्री मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज्यादा है, तो ये मूव कहाँ करना शुरू कर देंगे, ये आपके माइक्रोबियल सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू होंगे तो आपका जो माइक्रोबियल सेल होगा वो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वो ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किए और फिर मतलब वो जो है ब्रस्ट हुआ, वो क्यों ब्रस्ट हुआ, ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिज्म को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है सॉल्यूशन में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा बाहर की तरफ निकलेंगे तो होगा क्या कि सेल जो है श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब बनता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स या तो सेल के अंदर जा रहे हैं या सेल से बाहर जा रहे हैं और एक खास प्रेशर बना रहे हैं, जिसकी वजह से या तो सेल ब्रस्ट हो जाता है, अगर मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो या तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा या फिर श्रिंक होकर सेल जो है डाई हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या लिखा है, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, इसमें एनर्जी की, मेटाबॉलिक एनर्जी, water molecules are small enough to pass between the phospholipid layer in the cytoplasmic membrane. The transport can be enhanced by water transporting proteins such as aqua proteins. Aqua proteins जो है they also help in transporting water molecules from inside and outside of the cell. Aqua protein from the channels that span the cytoplasmic membrane and transport the water in and out of the साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्वा प्रोटीन्स कुछ ऐसे चैनल्स या कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हेल्प करती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल पास करने के लिए। A solution to understand osmosis, इसी को थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। One must understand what is meant by solution. Solution क्या है? Solution consists of a solute dissolved in solvent, ठीक है। Solution क्या होता है? Solution दो चीजों से मिलकर बना होता है। Number one is solute, other one is solvent. In term of osmosis, solute refer to all the molecules or ion dissolved in water, ठीक है।
वाटर मॉलिक्यूल्स में जो दूसरे आयंस या दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो होंगे सॉल्यूट, जबकि वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा. When a solute such as sugar dissolved in water, it form weak hydrogen bond with water molecules, while free unbound water molecules are small enough to pass through membrane pores. Water molecules bound to solutes are not. ठीक है. कुछ होता क्या है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो फौरन से वीक बॉन्ड बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फिर अनबाउंड रह जाते हैं. वो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता, तो फिर वो क्या करते हैं कि अनबाउंड रह जाते हैं. जब वो अनबाउंड रह जाते हैं तो वो माइक्रोबियल सेल के जो डिफरेंट एक्वा प्रोटीन्स वगैरह हैं उनके थ्रू जो है उसमें इन एंड आउट ऑफ द सेल पास होना शुरू हो जाते हैं. Therefore, the higher the solute concentration, the lower the concentration of free water molecules. अगर solute concentration ज्यादा होगी तो water molecules जो होंगे सारे के सारे bound हो जाएंगे solute particles के साथ. तो free particles क्या रह गए? solute के free particles रह गए या free molecules रह गए. तो इसी तरह से अगर high concentration of अच्छा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगी दैट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन. इसी तरह से हाइपरटोनिक और सॉल्यूशन की या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं. हाइपो आइसो हाइपर एंड हाइपो रेफर टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन. Isotonic environment होगा तो both the water and solute concentration are the same inside and outside the cell, and water goes into and out of the cell at an equal rate. ठीक है. Isotonic environment होगी तो water molecules और solute particles जो हैं concentration दोनों की almost same होगी. वाटर मॉलिक्यूल्स भी सॉल्यूशन में जो है अनबाउंड फॉर्म में कुछ रह जाएंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स भी अनबाउंड फॉर्म में कुछ रह जाएंगे. दोनों बैलेंस होंगे तो सेल जब उसके अंदर हम डालेंगे तो सेल के अंदर वाटर एंड सोल्यूट का जो है एक बैलेंस होगा. इक्वल रेट पर जो है इनकी ये पास हो रहे होंगे इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है. इसी तरह से इफ द एनवायरनमेंट इज हाइपरटोनिक the water concentration is greater inside the cell while solute concentration is higher outside the या जो solution है उसमें water. तो फिर क्योंकि हाइपरटोनिक solution है, solute concentration solution में ज्यादा है, water कम है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो अपने वाटर पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर जो अपना वाटर कंटेंट होगा वो सब आउट ऑफ द सेल जाना शुरू हो जाएगा. आउट ऑफ द सेल जाएगा तो फिर सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. फिर इन एन एनवायरनमेंट दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर कंसंट्रेशन इज ग्रेटर आउटसाइड एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर. ठीक है. वाटर गोज इनटू द सेल क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वहाँ जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्योंकि अनबाउंड फॉर्म में बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि वाटर पार्टिकल्स ज्यादा जो है वाटर पार्टिकल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन के अंदर या इनसाइड द सेल पास होना शुरू हो जाएंगे. अब ऑस्मोटिक प्रेशर पर की बेस पर भी हम जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू ग्रुप्स, ऑस्मो टॉलरेंट एंड अदर वन इज हेलोफाइल्स. ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स सम NaCl फॉर ग्रोथ आर हेलोफाइल्स. Although halophiles are osmophiles, halotolerant organisms are osmotolerant. The term osmophile is usually reserved for organisms that are able to live in environment high in sugar content. ठीक है. Osmotolerant वो organism है जो कि high
हाई नहीं, कुछ हद तक जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीमली हेलोफाइल्स नहीं होते, ये थोड़ी सी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या शुगर जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि जो हेलोफाइल्स होते हैं वो एक्सट्रीम हेलोफाइल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो है, एक्सट्रीम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्यूट कंसंट्रेशन में ग्रो हो सकते हैं या वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सी वाटर में जो है, अगर सी वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन 20% भी हो जाती है, 10 to 20% भी हो जाती है, तो वहां पर भी ये ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर रहे होते हैं। कुछ स्लाइट हेलोफाइल्स जिनको कहा जाए वो 1.7 to 4.8 सॉल्ट कंसंट्रेशन लाइक सी वाटर में सरवाइव कर रहे होते हैं। मॉडरेट हेलोफाइल्स वो हैं जो कि 4.7 to 20% सॉल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रो हो रहे होते हैं। और एक्सट्रीमोफाइल्स, अगेन एक्सट्रीमोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म है जो 20 to 30 हाई सॉल्ट परसेंट जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन में सरवाइव कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को भी जो है ये बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप ऐसा करते हैं कि इसको अभी यहीं पॉज करके